रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं और उसमें रिसर्च मेथड के बारे में देख रहे हैं। उसमें हम लोगों ने ऐतिहासिक देख लिया, डिस्क्रिप्टिव देख लिया, एक्सपेरिमेंटल देख लिया। आज हम लोग एक्शन रिसर्च मेथड और क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव ये 3 देखेंगे। एक्शन रिसर्च मेथड के बारे में जानेंगे। एमएस कोरे को ही क्रियात्मक शोध का एक्शन रिसर्च मेथड का पिता माना जाता है। यानी एमएस कोरे ने ही क्रियात्मक शोध को हमारे सामने रखा। तो इनका श्रेय यानी एक्शन रिसर्च मेथड का सारा श्रेय एमएस कोरे को जाता है। अब जो ऊपर विधि बताई गई है, ऐतिहासिक, डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल, सिर्फ इन 3 विधियों से ही सारे रिसर्च हो जाए ये जरूरी नहीं है। तो एक्शन रिसर्च मेथड में क्या हुआ कि इससे हमारा दायरा और बढ़ गया शोध का। खास करके जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन के, उसके लिए ये वरदान साबित हुआ। कैसे कि हायर एजुकेशन में जो समस्याएं थी उसका समाधान जो ऊपर के तीनों थे, ऐतिहासिक, डिस्क्रिप्टिव और प्रयोगात्मक वाला, उससे ये पूरा नहीं हो पा रहा था। इसका शोध ठीक से नहीं हो पा रहा था, इसकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था। तो इसके लिए एमएस कोरे महाशय ने एक्शन रिसर्च मेथड को उन्होंने उस लागू किया और हमारे सामने रखा, जिसका उपयोग करके हम हायर एजुकेशन सिस्टम की समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। इसीलिए अगर आपको आ जाए कि हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए कौन सा रिसर्च मेथड इस्तेमाल किया जाता है या कौन सा रिसर्च मेथड सबसे अप्रोप्रिएट है, हम ये कहेंगे कि हायर एजुकेशन में रिसर्च के लिए एक्शन रिसर्च मेथड का सिद्धांत जो है सबसे सटीक है, सबसे अप्रोप्रिएट है। इसमें क्या होता है, यह व्यवहारिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। जो व्यवहार में जो समस्याएं आ रही हैं उसका सॉल्यूशन किससे मिलेगा? एक्शन रिसर्च मेथड से मिलेगा। बाकी से व्यवहारिक समस्याओं का समाधान नहीं मिलेगा। एमएस कोरे ने क्या कहा कि एक्शन रिसर्च मेथड जो है एक ऐसी प्रक्रिया है ये जिसके द्वारा एक व्यवसायी अपने निर्णय में, जो एक व्यवसायी है जो निर्णय ले रहा है, निर्देशित होने के लिए, सुधार लाने वाले एवं मूल्यांकन के लिए अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अनुभव करता है। तो ये हायर एजुकेशन के साथ साथ ये व्यवसाय में भी, कोई बहुत बड़ी कंपनी है उसमें भी ये शोध एक्शन रिसर्च मेथड सटीक बैठता है। क्रियात्मक शोध विधि यानी एक्शन रिसर्च मेथड से शिक्षा प्रणाली के साथ साथ, यानी कि जो भी बात हुई, औद्योगिक समस्याओं का भी इससे समाधान होने लगा, सामाजिक समस्याओं का भी समाधान होने लगा। यानी अब तक जो हम लोगों ने ऊपर 3 पढ़ा था, ऐतिहासिक पढ़ा था हम लोगों ने, विवरणात्मक पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एक्सपेरिमेंटल वाला। उस तीनों का जितना दायरा था, उसके अलावे जब हमने क्रियात्मक शोध को लेकर हम आए, हमने इसकी शुरुआत की एमएस कोरे महाशय के द्वारा, तब क्या हुआ, ये सिर्फ हायर एजुकेशन के साथ साथ और भी क्षेत्रों में ये फैलता चला गया। और देखा गया कि जब हम एक्शन रिसर्च मेथड को अप्लाई कर रहे हैं तो हायर एजुकेशन के साथ साथ उद्योग के क्षेत्र में भी हमें समस्याओं का समाधान हो रहा है, समाज के क्षेत्र में भी कई संस्थाओं में इसका इस्तेमाल शुरू हो गया। अब क्रियात्मक शोध विधि के उद्देश्य क्या है, एक्शन रिसर्च मेथड का ऑब्जेक्टिव्स क्या बताया गया है कि संस्थानों में समस्या समाधान का जो है वैज्ञानिक तकनीक इस्तेमाल हो रहा है। तो समस्या का समाधान हो रहा है लेकिन वैज्ञानिक तकनीक से हो रहा है, और उससे क्या हो रहा है, हायर एजुकेशन में एक स्वस्थ शिक्षा का वातावरण तैयार हो रहा है, शिक्षण संस्थानों की कमियां दूर हो रही हैं, कर्मचारियों की क्षमताओं का जो है विकास हो रहा है। पहले कर्मचारियों की क्षमताओं पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, कौन से रिसर्च मेथड से कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाई जाए, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में चाहे शिक्षण संस्थान में, लेकिन एक्शन रिसर्च मेथड आने से इसका समाधान हो गया। एक्शन रिसर्च मेथड में चरण कौन कौन से हैं? तो यह है, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को हम चुनेंगे, समस्या का हम चयन करेंगे। उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी जो समस्या हमने चुना है उसका मूल्यांकन करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्शन, परिकल्पनाओं का निर्माण करेंगे,
कहाँ से जो है हमें डाटा कलेक्शन 2 बार हो गया। परिकल्पनाओं का निर्माण, इसका ये नहीं, परिकल्पनाओं का हम निर्माण करेंगे और उसके बाद हम प्रदत्त संकलन यानी कि डाटा कलेक्शन करेंगे। प्रदत्त का अर्थ होता है कोई चीज प्रदान करना, देना, गिविंग। तो प्रदत्त संकलन मतलब कि डाटा का कलेक्शन हम कर रहे हैं। डाटा कलेक्शन के बाद है परिकल्पनाओं का परीक्षण, यानी कि हम जो हाइपोथेसिस है हम उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। और जब हमने टेस्टिंग कर लिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि परिणाम, निष्कर्ष और सुझाव प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आ गया फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, तो लास्ट में हमारा परिणाम, निष्कर्ष और सुझाव पर हम पहुंच गए। अब अगला हमारा है मात्रात्मक शोध विधि यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। इसी को परिमाणात्मक शोध विधि भी कहते हैं। अब जो 5वां और 6ठा है, पहले क्वांटिटेटिव है फिर क्वालिटेटिव है। तो क्वांटिटेटिव में है कि पहले उपकल्पना का निर्धारण किया जाता है, कि पहले हम जो एक छोटा सा कोई कल्पना करते हैं, कोई हाइपोथेसिस हम ऐसा लेते हैं और सिद्धांत पहले से ही उसमें निर्धारित रहते हैं क्वांटिटेटिव वाले में, क्योंकि हमें सिद्धांत पहले चुनना होगा, क्योंकि इसमें क्वांटिटेटिव है, आंकड़ों का इसमें ज्यादा खेल होगा। आंकड़ों को रहने की वजह से जो है हमें पहले ही कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है हम उसको पहले ही सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस कम होते हैं क्वांटिटेटिव वाले में। तो पूरा शोध जो है वो आंकड़ों पर आधारित होता है, इसीलिए इसका निष्कर्ष जो हम निकालते हैं वो भी पूरा आंकड़ों पर, कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है क्वांटिटेटिव वाले में। और क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, सूचना हमारे जो है, जो हम डाटा कलेक्शन करते हैं वो हमारे पास सांख्यिकी के रूप में आता है, प्राप्त होता है। लास्ट है हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च, गुणात्मक शोध विधि। इसमें क्या होता है, गुणों को महत्व दिया जाता है, यानी कि क्वांटिटेटिव में हमारा था संख्या को महत्व दिया गया, सिर्फ फैक्ट्स को महत्व दिया गया। लेकिन क्वालिटेटिव में क्या होता है, गुणों का भी महत्व दिया जाता है, क्वालिटी को महत्व दिया जाता है। जैसा कि नाम से ही ये जाहिर है कि गुणात्मक शोध विधि। तो इसमें गुणात्मक किसका गुण आएगा, जिस जिस तत्व के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं उसका आएगा। अगर हम हायर एजुकेशन में कर रहे हैं या किसी संस्था में कर रहे हैं तो उसके मानव व्यवहार का आएगा, और मानव व्यवहार अगर अच्छा है तो कैसे और उसको बढ़ाया जा सकता है, और अगर कोई मानव व्यवहार खराब है तो कैसे उसको नियंत्रित किया जा सकता है, उसको नियंत्रित करने के लिए कौन से कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। तो इसमें जो आता है क्या, कहाँ, कब, कैसे और क्यों, ऐसे प्रश्नों की जांच की जाती है, यानी कि प्रश्नावली का इस्तेमाल किया जाता है, क्वेश्चनायर का इस्तेमाल किया जाता है इस शोध में। इस शोध में जो संकल्पना बनती है, हाइपोथेसिस बनती है, कहते हैं इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हाइपोथेसिस का प्रयोग व्यवहार, मानव व्यवहार में कैसे करेंगे। कहते हैं ये गुणात्मक है तो इसमें प्रयोग हाइपोथेसिस का नहीं के बराबर होता है। हम क्वेश्चनायर तैयार करते हैं तो हाइपोथेसिस का विकल्प खुला होता है, एक हाइपोथेसिस लेकर के हम काम नहीं कर सकते। हाइपोथेसिस दिमाग में हम रख सकते हैं और क्वेश्चनायर बना करके जो हमारा रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से हम किसी विकल्प की तरफ बढ़ सकते हैं, यानी कि हाइपोथेसिस का विकल्प खुला रखा जाता है, उस पर हम बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होते हैं। यह शोध मात्रात्मक के स्थान पर व्यक्तिगत अनुभवों के विश्लेषण पर बल देता है। क्वांटिटेटिव वाले में क्या था कि उसमें संख्या पर जोर दिया गया था, और इसमें व्यक्तिगत अनुभव पर जोर दिया जाता है कि क्वेश्चनायर दिया तो एक एक आदमी के पास वो क्वेश्चनायर पहुंचा और उसको जो भरा तो एक एक आदमी के बारे में जानकारी हासिल होती है। तो ये क्वालिटेटिव हो गया। क्वालिटेटिव में जो डेटा संग्रह किया जाता है, डेटा कलेक्शन किया जाता है, उसमें क्या है, प्रोसेस तरीका क्या माना जाता है, जो हमने देखा, जो हमने सुना या जिसका हमने एक्सपीरियंस किया उसको भी हम वीडियो रिकॉर्ड या ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, या अपने कागज पे उसको रिकॉर्ड में दर्ज कर लेते हैं। व्यक्तिगत रूप से लोगों से बातचीत में हम सवाल पूछते हैं, लोगों के समूह के बीच अगर हम जाते हैं किसी समस्या पर बात करने के लिए तो हम चर्चा करते हैं समूह में, फिर उनके मत को जानते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं, क्यों उनके यहाँ समस्या है, तो समस्या क्या उनकी वजह से है या बाहर से समस्या आ रही है लेकिन वो समाधान करना चाह रहे हैं। फिर हम उनसे जो है खुले प्रश्नों की उनको प्रश्नावली देते हैं,
और उस पर उनके जो मत होते हैं उसको लिख करके फिर हमारा जो है एक रिसर्च कलेक्शन, हमारा डाटा कलेक्शन हो जाता है। उसके बाद कहा गया है इसके प्रकार क्या है, गुणात्मक शोध विधि के, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड के कुछ प्रकार भी हैं। तो कहा गया है कुछ खास विधियों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाता है? क्वालिटेटिव में 7 विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से 7 विधि हैं? तो कहते हैं समूह केंद्रित विधि, फोकस ग्रुप रिसर्च, इसके जरिए हम क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड को समझते हैं। प्रत्यक्ष अवलोकन यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, गहन साक्षात्कार यानी कि इन डेप्थ इंटरव्यू हम लेते हैं। उसके बाद है प्रदत्त आधारित सिद्धांत, यानी कि जो प्रदत्त का फिर वही ये आ गया, यानी जो प्रदान किया जाता है, दिया जाता है, गिविंग वाला, यानी कि जो आप डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, इसको कहते हैं ग्राउंडेड थियरी। ग्राउंडेड थियरी उस जगह पे आप गए जिस घटना से संबंधित, समस्या से संबंधित है, वहां पर पहुंच गए तो आपके सामने वो साक्षात वो चीजें हैं ग्राउंड पे, तो ग्राउंडेड थियरी इसको कहा जाता है। अब घटनाजन्य शोध होता है फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, यानी कि वो जहाँ पे घटना है उस घटना पे जाकर के जब हम इसको करते हैं तो होता है ये फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च कहलाता है, घटनाजन्य शोध, जब किसी घटना पे पर्टिकुलर जो है हम शोध करते हैं। निर्जातीय शोध, निर्जातीय जैसा कि शब्द तो बहुत भारी भरकम है लेकिन इंग्लिश में बहुत आसान है, इसको कहते हैं एथनिक रिसर्च। एथनिक रिसर्च को हिंदी में कहते हैं निर्जातीय शोध। उसके बाद है व्यक्तिगत अध्ययन शोध, इंडिविजुअल केस स्टडी रिसर्च। ये 7 के साथ हमारे क्वालिटेटिव में आते हैं, यानी क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड से हम देख पढ़ते हैं, उसमें ये 7 मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी 7 तरीकों से हम जांच करते हैं। एक शब्दावली जो बार बार आ रहा है वो प्रदत्त शब्द आ रहा है। प्रदत्त का मतलब होता है प्रोवाइडेड, दिया हुआ, गिवन। तो प्रोवाइडेड मतलब क्या हुआ? आंकड़ों से संबंधित है। कहते हैं ना, जैसे कि कोई कहे कि अमित जी हमें अपना ज्ञान प्रदत्त करें या अपना मोबाइल प्रदत्त कर दें, तो देना, प्रोवाइडेड। उसके बाद अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। समूह केंद्रित विधि क्या है, फोकस ग्रुप रिसर्च क्या है हमारा। फोकस ग्रुप रिसर्च में है कि आप शोध करने जा रहे हैं, किसी खास ग्रुप पे आपने शोध करना है, तो उस ग्रुप पे आप फोकस कर रहे हैं और उस ग्रुप में भी किसी संस्था से उसमें से एक छोटा समूह आप उसमें से डाटा कलेक्ट करते हैं, छोटे समूह को बना लेते हैं। उस समूह में से भी एक छोटा समूह बना करके उनको एक साथ आप एक स्थान पर जमा करते हैं, फिर समस्या से संबंधित विषय पर आपस में बातचीत करते हैं उनसे। अब सवाल आ सकता है कि छोटा ग्रुप ही क्यों रखते हैं? छोटा ग्रुप इसलिए रखते हैं कि सबको बोलने का मौका मिले, सब अपनी बात स्पष्ट रूप से ज्यादा और विस्तृत में रख पाएंगे। और अगर बहुत बड़ा ग्रुप हम रखेंगे फोकस ग्रुप रिसर्च में, तो सब लोगों को इतना मौका नहीं मिल पाएगा, रिसर्च हमारा बहुत लंबा खिंच सकता है और इतना सबके पास समय नहीं रहेगा कि आपके पास रोज रोज समूह बना करके वो बैठे। इसीलिए इस फोकस ग्रुप रिसर्च में समूह छोटा लिया जाता है ताकि आपको आसानी हो रिसर्च को आगे बढ़ाने में। दूसरा हमारा है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, जो पर्यवेक्षक ऑब्जर्वेशन करने के लिए आते हैं, ऑब्जर्वेटर जब आते हैं ऑब्जर्वेशन करने के लिए, अवलोकन करने के लिए, तो वो जो चीज देखते हैं कि यहाँ आए एसी ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एसी में ठंडक ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चे ठीक से कंप्यूटर पर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, कंप्यूटर खराब तो नहीं है, तो वो ऑब्जर्वेशन अपना करेंगे। और ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो एक डाटा कलेक्ट कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, और वही उसका जो है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत इसको रखा गया, वही उसके शोध में, समस्या समाधान में काम आएगा। उसके बाद है इन डेप्थ इंटरव्यू। इन डेप्थ इंटरव्यू में है कि एक तो इंटरव्यू हमारा होता है, क्वेश्चनर होता है सिंपल क्वेश्चंस का, आप कितने साल के हैं, आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, आपके कितने बच्चे हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं। और एक होता है कि आप कितने साल के हैं और कहाँ पे आपका जन्म हुआ, जगह बताएं। फिर आप पढ़े लिखे हैं तो आपने कहा हमने पीजी किया हुआ, स्नातकोत्तर की पढ़ाई की हुई है। अब स्नातकोत्तर में वो आपसे पूछेंगे कौन से सब्जेक्ट से आपने करा हुआ है, उस सब्जेक्ट में आपने क्या क्या पढ़ा है, आज भी आपको क्या क्या याद है।
या उसमें उसके हिसाब से आपने क्या विशेषज्ञता ऐसी हासिल की कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में उसका इस्तेमाल कर पा रहे हो। तो जब हम इन डेप्थ में जाकर के, गहराई में जाकर के इंटरव्यू के द्वारा हर जानकारी को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, तब इसको इन डेप्थ इंटरव्यू कहा जाता है, हिंदी में गहन साक्षात्कार कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है, ये शोध की ये विधि अनस्ट्रक्चर्ड क्यों होता है? कई बार जब आप साक्षात्कार कर रहे होते हैं तो आपको पता नहीं होता है उस व्यक्ति के बारे में, तो आप स्ट्रक्चर क्या करेंगे? और जो पता नहीं होता है, नई जानकारी निकल कर सामने आती है तो उस जानकारी से लिंक्ड करते हुए कुछ नई जानकारी और आप जानने की कोशिश करते हो। इसीलिए इसके बारे में आप पहले से स्ट्रक्चर नहीं कर सकते, पहले से आप पूरा फॉर्मेट तैयार नहीं कर सकते। इसीलिए इन डेप्थ इंटरव्यू को अनस्ट्रक्चर्ड की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि कई बार तत्काल निर्णय लेना पड़ता है गहन जानकारी के दौरान। उसके बाद चौथा है आपका क्वालिटेटिव में ग्राउंडेड थियरी, प्रदत्त आधारित सिद्धांत। इसमें क्या होता है, रिसर्चर जो है वो आंकड़े कलेक्ट करता है, उसका विश्लेषण करता है, विश्लेषण के आधार पर सिद्धांत विकसित कर लेता है। पांचवा है हमारा घटनाजन्य शोध, फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च। इसमें रिसर्चर किसी घटना के बारे में पहले उस जगह पर जाता है और वहां जाकर के उस घटना से संबंधित लोगों के इंटरव्यू करता है, उनके अनुभव को जानता है और समझने का प्रयास करता है कि लोगों पर उस घटना का क्या असर पड़ा, या वो घटना लोगों की नज़र से देखा जाता है कि घटना कैसे हो गई, कैसे लोग वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, कैसे इसको रोका जा सकता था, ताकि क्या होता है, स्वाभाविक और वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन किया जा सके। क्योंकि लोकल जो पीड़ित हैं, अगर उनसे जाकर के हम शोध करेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे, तब हमें असली स्थिति हमारे सामने आएगी। छठा है हमारा निर्जातीय शोध यानी एथनिक रिसर्च। एथनिक रिसर्च क्वालिटेटिव में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसे किसी जाति विशेष से जोड़कर देखा। जाति से यहाँ से सिर्फ कास्ट से नहीं है, जाति से मतलब एक जाति, मान ले पत्रकार जाति हो गई, पत्रकारों का करना है, या योगियों के पर रिसर्च करना है, तो वो एक उसको एथनिक कहेंगे कि एक ही तरह के सब हैं, और उसमें जाति भी हो सकता है सम्मिलित, ऐसा नहीं कि जाति नहीं हो सकता है, लेकिन सिर्फ जाति ही हो ये जरूरी नहीं। यहाँ जाति विस्तृत अर्थ में इस्तेमाल किया गया है। इसमें कोई खास संस्कृति से जुड़ा हुआ समूह भी हो सकता है, तो उसको भी हम कहेंगे कि मणिपुर में गए तो किस खास संस्कृति से जुड़ा हुआ, त्रिपुरा में गए तो वो वहाँ के खास संस्कृति से जुड़ा हुआ एथनिक रिसर्च के अंतर्गत आएगा कि उनकी अलग अलग विशेषताएं क्या हैं, उन विशेषताओं के साथ उनकी समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं का अध्ययन करने के बाद समस्याओं का समाधान होगा, विशेषताओं को और संरक्षित कैसे किया जाए, तो इसका ये फायदा होता है। सातवां है व्यक्तिगत अध्ययन शोध, इंडिविजुअल केस स्टडी रिसर्च। इंडिविजुअल केस स्टडी रिसर्च में होता है बहुत ही पर्टिकुलर, पर यहाँ हम आ जाते हैं पर्टिकुलर इन द सेंस कि सपोज कीजिए किसी एक व्यक्ति के साथ कोई घटना घटी, तो इंडिविजुअल उस व्यक्ति के बारे में हम पता करते हैं, सारी जानकारी लेते हैं कि कैसे जो है वो परेशान हुआ, एक व्यक्ति, इंडिविजुअल केस स्टडी। जैसे कि सपोज कीजिए हम लोगों ने पीपली लाइव फिल्म देखी होगी, बहुत पहले आई थी, एक पीपली लाइव आई थी 2010 के आसपास, मेरे ख्याल से 2009-10 में वो पीपली लाइव फिल्म आई थी। तो पूरी फिल्म एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर हो जाता है, मतलब केंद्र में एक ही व्यक्ति होता है, क्या बुधिया या कुछ उसका नाम होता है, तो उसको कहेंगे इंडिविजुअल केस स्टडी रिसर्च। उसमें मीडिया वाले जाते हैं और एक व्यक्ति पर ही सारा शोध हमारा केंद्रित होता है कि वो सुसाइड करने वाला है या जो भी है, उसके बाद पता नहीं, उसमें तो बहुत खेल तमाशा बहुत होता है, तो इसी को इंडिविजुअल केस स्टडी के रूप में जानते हैं। ये तो एक व्यक्ति हुआ, लेकिन इसमें भी कई बार क्या होता है कि किसी बड़े समूह में से एक दो व्यक्तियों को हम चुन करके उस समूह के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इसको ऐसे कह लें कि पूरा चावल पका या नहीं पका, तो उसमें से कुछ चावल हम निकाल लेते हैं, उस चावल को देखते हैं, हाँ चावल पक गया, तो ये मान लेते हैं पूरा चावल पक गया,
यानी कि कोई समूह है, वहां से हमने 2 व्यक्ति को निकाला, उस 2 व्यक्ति का पूरा इंटरव्यू लिया, उनके बारे में पता किया, तो हमें वो व्यक्ति जहां से संबंधित है, जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, वहां के बारे में हमें काफी कुछ पता चलेगा। इसीलिए इसमें इकाई या समूह का अध्ययन किया जाता है, लेकिन यह व्यक्तिगत होता है, बहुत पर्टिकुलर होता है। किसी खास समुदाय के भी 1-2 व्यक्तियों को लेकर के हम इंडिविजुअल केस स्टडी रिसर्च कर सकते हैं। इसके बारे में विसेंज एंड विसेंज ने कहा है, जो व्यक्तिगत शोध के बारे में, कि वैयक्तिक अध्ययन गुणात्मक विश्लेषण का एक विशेष स्वरूप है। वैयक्तिक अध्ययन जो है, इंडिविजुअल स्टडी जो है, वो क्वालिटेटिव विश्लेषण का एक विशेष स्वरूप है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति, परिस्थिति अथवा संस्था का बहुत ही यानी अत्यधिक सावधानी पूर्वक और पूर्ण अवलोकन किया जाता है। क्योंकि हमारे पास सैंपल साइज बहुत छोटा है, सैंपल साइज छोटा होने की वजह से हमारे पास समय ज्यादा होता है, हम उस एक व्यक्ति का संपूर्ण अवलोकन, संपूर्ण विश्लेषण कर लेते हैं। हमारे पास अगर 100 लोगों से बात करना हो तो हम सबको उतना समय नहीं दे पाते, लेकिन सिर्फ 1 ही या 2 से बात करना हो हम बहुत ज्यादा समय दे सकते हैं। इसीलिए विसेंज एंड विसेंज ने ये कहा हुआ है कि पूर्ण अवलोकन किया जाता है व्यक्तिगत अध्ययन में। इसके आंकड़े क्या होते हैं? गुणात्मक होते हैं, और गुणात्मक तो है ही ये। क्वेश्चन हमारे सामने, ऐतिहासिक शोध विधि में प्राथमिक स्रोत के अध्ययन के लिए संकलित किए गए स्रोत हैं, सोर्स हैं। ऐतिहासिक शोध विधि की बात हो रही, देखिए हिस्टोरिकल की। इसमें कौन सी बात हो रही है? प्राइमरी सोर्स की बात हो रही है। लिखित सोर्स, समाचार पत्र, विज्ञान पत्र आदि। कलात्मक सोर्स, सिक्के, मूर्तियां, चित्र आदि। मौखिक स्रोत, भाषाएं, कहानियां, लोक कथाएं आदि। कोट दिया हुआ है 1 2 3, केवल 2, केवल 3, इनमें से कोई नहीं। 1 2 3 सर ए 1 2 3 सर सेकंड ऑप्शन 2 सर 2 आप कह रहे 2। तो बाकी लोग देखिए, यहाँ पर हो रही है प्राइमरी सोर्स की बात हो रही है, ध्यान दीजिए। प्राइमरी देखिए, दिमाग लगाइए। सर तीनों चीजें होंगी सर, भाषाएं, कहानी और समाचार सभी प्राइमरी सोर्स हैं। तीनों ही लिखित स्रोत तो दे ही रहे हैं ना ये लोग। लिखित में तो मतलब पुरानी पांडुलिपि जैसे आपने बताया, शायद वो चीज आएगी क्या इसके अंदर? इसीलिए हाँ, उसमें आएगा। समाचार पत्र, मान लीजिए बहुत पुराना कोई समाचार पत्र है, उस समय का समाचार पत्र का आपको मिल गया है, विज्ञान का कोई जो है रिसर्च का पेपर मिल गया है, तो लिखित स्रोत में आएगा वो। कलात्मक में आपके आ गए सिक्के, मूर्तियां, इसमें तो कोई किसी को कोई संशय ही नहीं होगा। मौखिक स्रोत में हम लोगों ने देखा था प्राथमिक वाले में कि जो लोक कथाएं प्रचलित हैं उस एरिया में, वो उसको भी हम लोगों ने रखा था। तो ये सारे हमारे तीनों ही में आएंगे, तीनों ही आएंगे। उसके बाद अगला है हमारा ऐतिहासिक शोध विधि के चरण हैं, हिस्टोरिकल के। अब अभी याद कीजिए, अभी हम लोगों ने रिवाइज करा है। समस्या की पहचान, प्रदत्त संकलन, प्रदत्त संकलन में डाटा कलेक्शन, प्रदत्तों की समालोचना में डाटा की जो है हम विश्लेषण करते हैं, उसकी समालोचना कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। और उपरोक्त सभी कौन सा आएगा इसमें? ऐतिहासिक सभी उपरोक्त सभी आएंगे। उपरोक्त सभी पक्का? यस सर। नंदिता जी ने भी कहा डी। ये है आंसर, सही उत्तर है 4, उपरोक्त सभी। यानी कि समस्या की भी पहचान करना, डाटा कलेक्शन भी है, डाटा कलेक्शन किया तो उसका समालोचना विश्लेषण भी है। उसका ऐतिहासिक वाला एक और क्वेश्चन है, ऐतिहासिक शोध के उद्देश्य क्या है? भूत के आधार पर वर्तमान को समझना, शिक्षा, मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञान में चिंतन को नई दिशा देना, भूतकालीन तथ्यों के प्रति जिज्ञासा, और उपरोक्त सभी। ऐतिहासिक उपरोक्त सभी होना चाहिए। सर सभी होगा सर, इसमें भी डी। बिल्कुल सही। देखिए, जानबूझ करके सिंपल क्वेश्चन लिया हुआ है, ताकि जब हम सिंपल क्वेश्चन का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो मुश्किल क्वेश्चन समझना हमारे लिए आसान होगा।